A very good afternoon to all of you. गुड गुड आज आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, किसी को कुछ बोलना है? ओके, तो हम कल रिसर्च मेथड इन एजुकेशन की ये जो क्लास चल रही है उसमें कल हमने पढ़ा था कि रिसर्च प्रपोजल के बारे में, कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, क्यों रिसर्च प्रपोजल बनाना इतना इम्पोर्टेंट है, कितने टाइप्स के रिसर्च प्रपोजल होते हैं। फिर हमने बात की थी कि किसी भी रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने बात कर ली थी इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ टॉपिक्स पर। तो आज हम जहाँ से हमने कल लेफ्ट किया था वहीं से आज आगे पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा। आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है? यस यस मैम। मैम। ओके, तो कल हमने बात की थी कि इंट्रोडक्शन की हम जब स्टार्टिंग कर रहे थे तो हमने कहा था कि कोई भी रिसर्च प्रपोजल जो होता है उसके मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। हमने कहा हम इन सभी पर बात एक एक करके करेंगे। इंट्रोडक्शंस, प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन, प्रोसीजर्स फॉर ट्रीटिंग डेटा, फोर्थ वन इज टाइम शेड्यूल एंड बजट शेड्यूल, एंड लास्ट इज रेफरेंसेस। तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ चीजें जान ली थी, जैसे कि टाइटल कैसे होता है और किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। टाइटल लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर कल हम चर्चा कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट था टाइटल के बाद इमरजेंस एंड बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें हमने यह बताया था कि जो भी आप जिस भी टॉपिक का आपने चयन किया है उसके पीछे की पृष्ठभूमि का वर्णन इस पार्ट में किया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी आपने रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसके चूंकि हम लोग एजुकेशन के छात्र हैं, एजुकेशन की फील्ड में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों आवश्यकता पड़ी उस टॉपिक पर रिसर्च करने की, जो उसमें वेरिएबल एसोसिएटेड है वो किस प्रकार से एजुकेशन की फील्ड में, या चूंकि एजुकेशन पूरी ही बात होती है छात्रों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की, तो उससे किस प्रकार से रिलेटेड है, उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट किस प्रकार से रिलेटेड है, जितने भी फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं एजुकेशन में उन सभी से किस प्रकार से एसोसिएटेड है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस बात को ब्रीफली हम लोग यहाँ पे इस पार्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। देन हमने बात की थी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की, जिससे हमने काफी बृहद रूप से बातचीत हो चुकी है इस पे कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में, सॉरी एक मिनट, एक्चुअली मीनू ज्वाइन होना चाह रहे हैं लेकिन जब जैसे उनका ब्लिंक करता है तो वो शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में हमने बात की थी कि इस रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में हमने इस पर चर्चा की थी कि इसमें हमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए कि हमारा जो टॉपिक सिलेक्ट होकर आया है वो किन प्रीवियस में कौन सी रिसर्चेस में क्या कमी रह गई है, या उस टॉपिक पे कभी पहले आगे रिसर्च नहीं हुई है, बिल्कुल न्यू टॉपिक है जो कि रेलिवेंट है एजुकेशन की फील्ड में। इन सब बातों की चर्चा की जाती है। साथ ही साथ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से हमें अपने खुद के रिसर्च के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमें रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इससे हमें अपनी हाइपोथेसिस को क्रिएट करने में, फॉर्मुलेट करने में किस प्रकार की मेथोडोलॉजी को अपनाया जाए जिससे हम अपने गोल्स तक अचीव कर सके। तो इन सारी बातों की हमें इसमें रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट फिर इसके बाद हमने की थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स यानी जो भी कार्य जो रिसर्चर है वो अपने स्टडी में, जो उसका रिसर्च टॉपिक है, वो उसके अंदर अब क्या चीजें अचीव करना चाहता है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश करता है।
देन बात आई थी हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी पे। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है आज का लेक्चर। तो हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, किसी भी रिसर्च प्रपोजल के इस पार्ट में हम क्या करते हैं, अपने जो रिसर्च टॉपिक हमने फॉर्मुलेट किया है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करें, उन्हीं के आधार पे और रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्या करते हैं, हम अपनी स्टडीज से रिलेटेड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। बेसिकली हमने बात की थी हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस आपकी एक इंटेलिजेंट गेस है या एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम का, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर हाइपोथेसिस को मेंशन करते हैं तो हाइपोथेसिस, बेटा आप सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा थोड़ा सा। हाँ, तो रिसर्च प्रपोजल में जब हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं तो वहाँ पर हाइपोथेसिस के लिए कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स का निर्धारण किया गया है कि हाइपोथेसिस, अच्छी हाइपोथेसिस कौन होती हैं जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। जैसे हाइपोथेसिस शुड बी क्लियरली एंड प्रिसाइसली स्टेटेड, यानी जो भी हाइपोथेसिस आपने फॉर्मुलेट की है, जिसको बनाया है, वो कैसी होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और एकदम उसमें ये पता चलना चाहिए कि रिसर्चर ने जो अपना रिसर्च प्रॉब्लम है उसके लिए क्या सॉल्यूशन लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कल का ही हम लोग एग्जाम्पल लें कि अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ मेंटल हेल्थ एंड स्कूल एनवायरनमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा रिसर्च टॉपिक है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू स्टडी द रिलेशनशिप, हमने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमें क्या करना है, मेंटल हेल्थ और स्कूल एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप को देखना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स हो गया। तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड स्कूल एनवायरनमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, ये आपके हो गया ऑब्जेक्टिव। अब इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, आगे हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। तो हाइपोथेसिस मैंने जैसे पहले ही बताया था, हाइपोथेसिस किस पर बेस्ड होती है, आपने प्रीवियस रिसर्चेस जो कंडक्ट हो चुकी हैं, जो फाइंडिंग्स उन्होंने दी हैं, उन्हीं के आधार पे हम अपनी हाइपोथेसिस का निर्धारण या फॉर्मुलेशन करते हैं। तो मान लीजिए जैसे अगर हमने ऐसा कुछ आपने प्रीवियस रिसर्चेस में देखा कि कोई कंसिस्टेंट फाइंडिंग नहीं आ रही, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन किया हमने लिखा there is no significant relationship between mean scores of mental health and school environment of secondary school children, ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस में साफ साफ दिख रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो कि माध्यमिक स्तर के जो छात्र छात्राएं हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य में और स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उसमें किसी प्रकार का कोई सार्थक संबंध नहीं है। यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो रिसर्चर है वो अपना सॉल्यूशन को किस रूप में दिखाना चाह रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, इट शुड बी टेस्टेबल, यानी जो भी हाइपोथेसिस आपने निर्माण की है, जिसका आपने फॉर्मुलेशन किया है, वो ऐसी होनी चाहिए जिसको किसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू या मेजर कर सके। जैसे अगर आपने हाइपोथेसिस ये बनाई है कि सूर्य पश्चिम से उगता है, तो ये हाइपोथेसिस क्या है, टेस्टेबल नहीं है, आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते। या कोई ऐसी चीज जिसके लिए मेजरमेंट ही अभी तक नहीं है, या कोई ऐसी चीज है जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको हम हाइपोथेसिस में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस शुड बी लिमिटेड इन स्कोप। जैसे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वो साफ साफ ये कह रहा है कि जो हाइपोथेसिस है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी क्लियरली स्पष्ट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए कि आखिर आप उसके थ्रू क्या बताना चाहते हो। वैसे ही जो थर्ड पॉइंट है इसका अर्थ ये है कि हाइपोथेसिस का जो स्कोप है वो लिमिटेड होना चाहिए। जैसे मान लो आपकी कोई स्टडी है जिसमें आप क्या करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आप सभी लोग थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखो। For example, a study of academic achievement of secondary school students
इन रिलेशन टू देयर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ठीक, हमारा रिसर्च टॉपिक जो है ये है कि हमें क्या करना है, माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके एकेडमिक अचीवमेंट का अध्ययन करना है। किसके संदर्भ में, उनके इंटेलिजेंस के और उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सृजनात्मकता क्षमता के संदर्भ में। ठीक, अब तो यहाँ पर आपने इस कॉन्टेक्स्ट में बात करती कि हाइपोथेसिस शुड बी लिमिटेड इन स्कोप। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे एक बार आपने हाइपोथेसिस, दोनों ही डिफरेंट, जैसे एक बार एकेडमिक अचीवमेंट का हम क्या करेंगे, मापन करेंगे किसके कॉन्टेक्स्ट में, इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में, उसको एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। दूसरी हाइपोथेसिस में हम लेंगे एकेडमिक अचीवमेंट और क्रिएटिविटी को। दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ करने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी आ जाती है। अगर हम दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे तो वो आपके लिए भी क्लियरली स्पेसिफिक रहेगा कि आपको अपने कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करना है, वो आपके लिए भी सरल रहेगा और जो भी आपकी स्टडी को पढ़ेगा उसके लिए भी सरल रहेगा। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाइपोथेसिस शुड स्टेट द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं हाइपोथेसिस पे कि हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होती है। हाइपोथेसिस टेंटेटिव सॉल्यूशन होती है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का, या हाइपोथेसिस होती है जो भी आपकी जो स्टडी है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिसर्चर किस प्रकार का रिलेशनशिप देखना चाह रहा है, किस तरह के रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट करता है, उसका हम वर्णन उसमें करते हैं। जैसे अगर अभी हम लोगों ने जो रिसर्च टॉपिक की बात की कि अ स्टडी ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू देयर इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, एकेडमिक अचीवमेंट का निर्धारण करना चाह रहे हैं इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के संदर्भ में। तो हाइपोथेसिस जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, रिव्यू के आधार पे हम रिव्यू भी करेंगे, उसके आधार को उसके कंक्लूजन को लेते हुए हम अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, there is no significant difference in academic achievement of highly intelligent and average intelligent students, secondary school students। ठीक है, यानी जो हाई इंटेलिजेंस के बच्चे हैं सेकेंडरी स्कूल के और जो एवरेज इंटेलिजेंस के बच्चे हैं सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के, उनके एकेडमिक अचीवमेंट में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, एकेडमिक अचीवमेंट और इंटेलिजेंस में क्या दिखा रहे हैं, एक तरीके से रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो रिसर्चर है वो अपना ये बताने की कोशिश कर पा रहा है, सही से समझा पा रहा है कि क्या है कि एकेडमिक अचीवमेंट और इंटेलिजेंस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, जब हम नल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है, हाइपोथेसिस शुड बी स्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन सिंपल टर्म्स। मतलब हाइपोथेसिस शुड बी स्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन सिंपल टर्म्स। मतलब जैसे हमने कल टॉपिक के संदर्भ में भी बात की थी कि जो हमारा टॉपिक होना चाहिए वो इतना सरल और सरल होने के साथ साथ अट्रैक्टिव होना चाहिए, ना कि उसमें ऐसे आडंबर युक्त शब्द हो जो उसको बोझिल बना दे। उसी तरह से हाइपोथेसिस कोशिश करनी चाहिए जितना सरल से सरल शब्दों में हम उसका निर्माण कर सकें, क्योंकि अगर हम सिंपल टर्म्स में उसको फॉर्मुलेट करेंगे तो वो रिसर्चर के लिए तो सिंप्लिसिटी रहेगी, लेकिन जब कोई उसकी थीसिस को या उसके डिसर्टेशन को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको भी अच्छे से समझ में आएगी। और उसको जब समझ किसी भी चीज को डिसेमिनेट करने से, मैंने कहा था कि रिसर्च का एक मुख्य कार्य क्या है कि ऐसा काम करना जिससे समाज की भलाई हो सके। वो तभी पॉसिबल है जब रिसर्चर ने जो फाइंडिंग्स निकाली हैं अपने रिसर्च में उसको प्रॉपर डिसेमिनेट किया जा सके। और वो तभी पॉसिबल है जब उसकी जो स्टडी है उसको बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं आप लोग इस टर्म्स में लिखा गया हो जिसको एक साधारण मनुष्य भी समझ सकता है। इसी तरह हाइपोथेसिस आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सिंपल टर्म्स में ही व्यक्त करनी चाहिए। तो इस पार्ट में हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में लिखते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर, और जो भी हमने अपने रिसर्च टॉपिक चुना है उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं
उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस स्टडीज हो चुकी हैं उनके फाइंडिंग्स को ध्यान में रखकर हमें यहाँ पर अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण करना चाहिए, और उस निर्माण करते समय इन सभी बातों का, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात की, उन सभी का ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स यानी जो आपके रिसर्च टॉपिक में मुख्य शब्द हैं उनकी परिभाषाओं को यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। ठीक, इसलिए व्यक्त किया जाता है क्योंकि एज अ रिसर्चर आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट किया है, उसमें जो भी टर्म्स है, जो की टर्म्स हैं, जो मुख्य शब्द हैं, उनकी परिभाषाओं को देने का महत्व इसलिए है ताकि जो भी फर्दर आगे पढ़े या जब आप भी इसको पढ़ने की कोशिश करें तो आपको समझ में आए कि उस एक जो टॉपिक है, जो टर्म है, उसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशंस, जो हम डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं, दो प्रकार की डेफिनेशंस लिखते हैं। उनमें पहली है एब्सोल्यूट डेफिनेशन और दूसरी है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक, बेटा लवलेश आप सभी लोग प्लीज टाइम का ध्यान रखो। यस मैम, आज तो लेट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स की। तो किसी भी टर्म्स की डेफिनेशन हम दो तरीके से लिखते हैं, एक उसकी एब्सोल्यूट डेफिनेशन और एक उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन। एब्सोल्यूट डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। An absolute definition is a formal definition, dictionary type of definition. It helps to convey the general meaning of the construct, but it is not precise enough for research purpose. ठीक, एब्सोल्यूट डेफिनेशन क्या होती है? वो डेफिनेशन होती है जो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है, जो डिक्शनरी के थ्रू आप जिसको सर्च करते हो। इसको इस तरह से समझ लो, जैसे इंटेलिजेंस पे अगर आप रिसर्च कर रहे हो, आपकी जो रिसर्च टॉपिक है उसमें एक की टर्म इंटेलिजेंस है। ठीक, तो इंटेलिजेंस की परिभाषाएं जो कि जैसे बहुत मान्यता वेशलर ने जो परिभाषा दी है उसको बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट डेफिनेशन के अंतर्गत वेशलर की परिभाषा को व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेशलर की परिभाषा हमें क्या करती है, एक जनरल मीनिंग समझाने की कोशिश करती है कि आखिर बुद्धि क्या है। ठीक, लेकिन जो वेशलर ने बुद्धि की परिभाषा दी है वो हमारे रिसर्च वर्क के लिए उतनी ज्यादा यूजफुल साबित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम अपने रिसर्च में इंटेलिजेंस को किस प्रकार से मेजर कर रहे हैं वो उसमें व्यक्त नहीं होता है। ठीक, अगर आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में केवल एब्सोल्यूट डेफिनेशन लिख दी है तो ये कहीं से भी अंदाजा नहीं लग पाएगा कि आप आखिर अपने रिसर्च वर्क में इंटेलिजेंस से क्या समझ रहे हो। तो उसी कमी को दूर करने के लिए फिर हम लोग क्या लिखते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है? द टर्म ऑपरेशनल डेफिनेशन refers to precise statement of how a conceptual variable is turned into a measurable variable. It is used to give some indication of variables and types of scientific tool used. ऑपरेशनल डेफिनेशन को आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे भी मैंने एग्जाम्पल लिया इंटेलिजेंस का, तो वेशलर की परिभाषा होगी इंटेलिजेंस की, तो उसके द्वारा उनके द्वारा हमें जनरल मीनिंग का पता चल जाता है कि बुद्धि क्या है, एक योग्यताओं का समुच्चय है जिसके द्वारा आदमी क्या करता है, अच्छे से चिंतन करता है, समायोजन करता है, ये सब। ठीक, लेकिन आप अपने रिसर्च में इंटेलिजेंस को किस प्रकार से मेजर कर रहे हो, किस प्रकार से उसका मापन कर रहे हो, उसको व्यक्त करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम व्यक्त किसमें करते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन के थ्रू। जैसे अगर आपकी रिसर्च में इंटेलिजेंस एक की टर्म है तो एब्सोल्यूट डेफिनेशन में आप वेशलर की या किसी भी अन्य साइकोलॉजिस्ट की परिभाषा दे सकते हो ताकि कोई भी व्यक्ति बुद्धि क्या होती है उसका जनरल एक मीनिंग को समझ सके। तो वहीं ऑपरेशनल डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे इंटेलिजेंस के बारे में कि प्रस्तुत शोध में इंटेलिजेंस से तात्पर्य रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट पर आए प्राप्तांकों से है। हमें पता है क्या कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट का यूज किस लिए किया जाता है, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए।
तो हम अपनी रिसर्च में क्या कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस, हम जैसे हमें इंटेलिजेंस के स्कोर्स चाहिए, ठीक, इंटेलिजेंस का मापन करना है, तो हमारे रिसर्च में इंटेलिजेंस से मतलब क्या है, इंटेलिजेंस से मतलब उस स्कोर से है जो कि बच्चे ने रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट पे प्राप्त किए हैं। ठीक, आप लोग समझ गए। तो डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स में हम क्या लिखते हैं, किस जो हमारे रिसर्च टॉपिक के मुख्य टर्म्स हैं, जो मुख्य पद हैं, उनकी एब्सोल्यूट डेफिनेशन और साथ ही साथ ऑपरेशन डेफिनेशन को मेंशन करना मस्ट होता है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। रिसर्च प्रपोजल का ये पार्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी के अंतर्गत रिसर्चर को यह निश्चित करना होता है कि जो उसका रिसर्च है उस वो किस क्षेत्र तक, उसका फैलाव कहाँ कहाँ तक है। जैसे मान लो आप लोग को क्या करना है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षक प्रभावशीलता का अध्ययन, ठीक है, शिक्षक प्रभावशीलता का अध्ययन के प्रभाव का अध्ययन, ये आपका रिसर्च टॉपिक है। ठीक, अब इस रिसर्च टॉपिक को हमें क्या करना पड़ता है, इसकी बाउंड्रीज को सेटअप करना पड़ता है कि यहाँ पर जो हमने माध्यमिक स्तर की बात की है उससे हमारा तात्पर्य क्या है। माध्यमिक स्तर में, चूंकि माध्यमिक स्तर को इंडिया में बेसिकली एजुकेशन को 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर। तो सेकेंडरी में क्या होता है, 9 से 12 तक की क्लासेस आते हैं। तो डिलिमिटेशंस में आप क्या लिखोगे कि किस पर्टिकुलर क्लास को, अगर आप चारों क्लासेस को ले रहे हो तो कोई वेल एंड गुड, लेकिन अगर मान लो आपने केवल 9 क्लास को लिया तो आप क्या लिखोगे डिलिमिटेशंस में कि प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर के छात्रों से तात्पर्य कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्रों से है। ठीक है, कि वहां पर आपने क्या किया, अपनी लिमिट, आपकी जो वो है बाउंड्रीज को क्या कर दिया, सेट कर दिया कि माध्यमिक स्तर के बच्चों में भी हमें किसको लेना है, सिर्फ 9 क्लास के बच्चों को लेना है। ठीक, फिर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कानपुर में हैं, कानपुर नगर में रहते हैं, तो जो हम पूरे भारत में तो डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप लोग एज अभी एमएड स्टूडेंट हो तो आप लोग को डिसर्टेशन करना है, आपके पास टाइम, आप टाइम बाउंड हो अपने डिसर्टेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो आप क्या करोगे कि आपका जो रिसर्च स्टडी है वो केवल कानपुर नगर तक ही सीमित है। तो डिलिमिटेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डिलिमिटेशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा रिसर्च वर्क है उसकी बाउंड्रीज को सेट करने की कोशिश हम करते हैं। ये जो बाउंड्रीज होती हैं ये क्या होती हैं, आपकी रिसर्चर के द्वारा तय की जाती हैं कि रिसर्चर अपनी समय, अपनी ऊर्जा और पैसे के आधार पर, जो मनी की व्यवस्था उसके आधार पर अपनी रिसर्च स्टडी को क्या करता है, बाउंड्रीज में घेर देता है कि उसे इस बाउंड्री के बाहर जाना नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद बात आती है, यहाँ तक हमारा डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसीमांकन, शोध का परिसीमांकन। परिसीमांकन मतलब सीमा रेखा खींच देना कि हम इस सीमा रेखा से बाहर नहीं जाएंगे, हमारा जो स्टडी है वो इसी के अंतर्गत रहेगा। इसके बाद यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल की सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में क्या होता है, प्रोसीजर्स फॉर डेटा कलेक्शन। हमने क्या किया, हमने अपना टाइटल बना लिया, हमने उस टाइटल के पीछे जो पृष्ठभूमि थी उसका वर्णन कर लिया, हमने अपने रिसर्च में हम किन एम्स को अचीव करना चाहते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव के माध्यम से लिख लिया। फिर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर्स में जो रिसर्चेस कंडक्ट हुई हैं जिसमें कि आपके वेरिएबल्स पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर, उसी फाइंडिंग्स के आधार पर आपने क्या किया, हाइपोथेसिस का निर्माण किया। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो आपके मुख्य टर्म्स हैं उसको एब्सोल्यूट डेफिनेशन दी उनकी और उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन दी, जिसके द्वारा ये तय हो गया कि आपको क्या करना है, किसी भी वेरिएबल को मेजर करने के लिए आपको किस प्रकार का टूल चाहिए या किस प्रकार का टूल आप यूज करोगे, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज करोगे या खुद का निर्मित करोगे, तो इसका निर्धारण हमारा ऑपरेशनल डेफिनेशन में हो जाता है। इसके बाद हमने देखा कि फिर उसके बाद क्या होता है, जो रिसर्च स्कॉलर होता है
या जो आप एमएड के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी रिसर्च को जो उसका फैलाव है उसका दायरा निश्चित कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद वो लोग उसके बाद आती है बात प्रोसीजर्स फॉर डेटा कलेक्शन की। हाइपोथेसिस को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, उसी के आधार पे डेटा को कलेक्ट किया जा सके और फिर डेटा कलेक्शन के आधार पर फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिटेन एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट करने के प्रावधान है। ठीक, तो प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन बेसिकली इसमें क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं इसमें। पहला पार्ट है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस पार्ट आर एज फॉलोज। नंबर 1 सैम्पलिंग, दूसरा टूल्स। ठीक, यस मैम। सैम्पलिंग। ठीक, तो सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, सैम्पलिंग के अंतर्गत इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। इन दिस सेक्शन रिसर्चर डिस्क्राइब्स अबाउट, यानी सैम्पलिंग का जो ये आपका पार्ट है इसमें हमें क्या क्या बातों का वर्णन करना चाहिए, रिसर्चर को किन बातों का मेंशन करना चाहिए इसमें। नंबर 1 पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा कोई एक टॉपिक का, कोई रिसर्च टॉपिक बताए मुझे तो कि मैं उसको एक सैम्पलिंग के थ्रू आप लोग को समझा सकूं। एनीबॉडी? कोई भी स्टूडेंट किसी एक रिसर्च प्रॉब्लम को बता सकता है यहाँ पर। बताइए बेटा, क्लास तब अच्छी लगती है जब इंटरेक्टिव होती है। मैं सिर्फ बोल लूँ आप सुने, मजा नहीं आएगा। कोई भी एक रिसर्च प्रॉब्लम आप लोग बताओ। आशीष, आरती, आशुतोष, नंदिनी, पूनम, इंद्रेश, कोई रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है आप लोग के पास? मैम एक समस्या ये हो सकती है कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों में लड़कियों की मैथ विषय में अचीवमेंट कम होने के कारण ये ढूंढना है, अगर ये भी तो एक रिसर्च हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन जैसे आप लोगों ने ये चलो एक मुझे वो दे दिया, हिंट दे दिया। जैसे हम क्या करना चाहते हैं, इसको मैं टॉपिक में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ, आपने कोशिश कर रहे हो आप, लेकिन इसको टॉपिक तो अभी नहीं कह सकते। जिस तरह से आपने फॉर्मुलेट किया है इसको हम कह सकते हैं माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अ स्टडी ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, या जो हमारा रिसर्च टॉपिक क्या है। हमें क्या करना है, माध्यमिक स्तर के जो छात्र हैं यानी जो लड़के हैं और जो छात्रा यानी लड़की हैं, उनके मैथमेटिक्स अचीवमेंट के बारे में हमें जानने की कोशिश करना है। ठीक, हमारे दिमाग में आया कि जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़कियों की मैथ्स अच्छी नहीं होती, तो हमने ये सोचा कि हम इस रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे, क्या हमारे रिसर्च में क्या बात आती है। तो हमने ये अपना रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। ठीक, हमारा रिसर्च टॉपिक क्या हो गया, स्टडी ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग इस टॉपिक को ध्यान में रखें और अगर इसकी सैम्पलिंग करना चाहें, ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजें आपने पहले ही जो हमने स्टेप्स बताए उसमें आपने मेंशन कर दी होंगी। सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे कि पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, यानी जो आप अपना रिसर्च कंडक्ट करने वाले उसके लिए पॉपुलेशन क्या है। जैसे आप लोग क्या हो, हम लोग कानपुर नगर में रहते हैं, तो कानपुर नगर के सभी छात्र एवं छात्राएं जो कि अब जैसे डिलिमिटेशन में आप लोगों ने ये लिख दिया होगा, जैसे माध्यमिक स्तर की मैंने बात की तो डिलिमिटेशन में पहले ही व्यक्त कर दिया होगा कि हम 9 को लेना चाहते हैं, हम 10 को लेना चाहते हैं, हम 11 को लेना चाहते हैं या हम 12 को लेना चाहते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो हमने 10 को लिया हुआ है तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी क्या हो जाएगी, और हमने साथ में ये भी मेंशन किया डिलिमिटेशन में कि हमारी जो स्टडी है उसकी फाइंडिंग्स कानपुर सिटी तक ही सीमित है। तो इस केस में पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी क्या हो जाएगी, माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत बालक एवं बालिकाएं जो कि कानपुर नगर में अध्ययनरत, जो कानपुर नगर के स्कूल्स में अध्ययनरत हैं, वो सभी बालक और बालिकाएं हमारी क्या हो जाएंगी, पॉपुलेशन हो जाएंगी। ठीक,
अब हमारे रिसर्च यानी जो हमारी फाइंडिंग्स आएंगी वो सभी उन बच्चों पे जो कि कानपुर नगर में 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, उन सभी पर वो फाइंडिंग्स हमारी क्या होंगी, जनरलाइज होंगी या लागू होंगी। ठीक है, फिर सैंपल ऑफ द स्टडी की बात करते हैं। तो जैसे हमने बात की कि हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि सैम्पलिंग टेक्निक्स के थ्रू कैसे हम करते हैं। तो जैसे आपकी पॉपुलेशन है, आपने पॉपुलेशन को फिगर आउट कर लिया कि आपकी ये पॉपुलेशन है, अब आपको उसमें से सैंपल ड्रॉ आउट करना है। इसमें भी बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे अगर मान लो आप सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्र के बच्चों को लेना चाहते हो, या आप सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के बच्चों को लेना चाहते हो, तो जब ये डिफरेंट थिंग्स हैं, इनके आधार जब आपने चयन कर लिया, जैसे मान लो हम क्या करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के भी और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्र के बच्चों को अपने स्टडी में एज अ सैंपल लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, शहरी क्षेत्र के बच्चों की लिस्ट शहरी क्षेत्र के जो स्कूल से उनकी लिस्ट निकालेंगे, और जो कानपुर नगर में जो शहरी क्षेत्र में स्कूल से उनकी लिस्ट निकालेंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्र में उसकी लिस्ट निकालेंगे। फिर फर्दर हमें ये भी देखना है कि हमें अगर हमें सिंपली ऐसे ही लेना है केवल बिना स्कूल के टाइप को देखते हुए, यानी कि वो गवर्नमेंट है, एडेड है, प्राइवेट है, तो हम क्या करेंगे, रैंडमली इसमें से कुछ स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे ग्रामीण में से, और कुछ इसमें से कर लेंगे। वो सैंपल ऑफ द स्टडी में हम ये लिखेंगे कि हम किस सैम्पलिंग टेक्निक के थ्रू पॉपुलेशन से अपनी सैंपल को निकालेंगे, हमारा सैंपल कितना होगा। जैसे 600 बच्चे, जैसे आप लोग एमएड के हो तो 200 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे, या पीएचडी कर रहे हैं तो 300 400 बच्चे, तो आपका सैंपल ऑफ द स्टडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपको लिखना है मेथड ऑफ ड्राइंग सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम कि अपनी पॉपुलेशन, जैसे अभी हमने बताया था कि अपनी जो पॉपुलेशन है उससे हमें अपना सैंपल किस तरह से ड्रॉ आउट करना है, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स को फॉलो करना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं तो उसमें से कौन सी वाली, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज करें, या और भी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स है उनमें से किस मेथड्स को यूज कर रहे हैं, तो उसका निर्धारण करके उसे यहाँ पर मेंशन करना जरूरी होता है। फिर इसके बाद जब सैम्पलिंग हो जाती है तो उसके बाद आता है टूल्स। मैम मेथड ऑफ जो अभी पॉइंट बताई थी उसको फिर से बताइए, मेथड ऑफ ड्राइंग सैम्पलिंग फ्रॉम पॉपुलेशन में। अच्छा आती मेथड ऑफ ड्राइंग सैंपल फॉर पॉपुलेशन, मतलब जैसे मैंने भी बात की ना कि जैसे आपकी पॉपुलेशन क्या निश्चित हो गई कि कानपुर नगर के 9th क्लास के स्टूडेंट्स, जो कि कानपुर नगर के 9th क्लास के स्टूडेंट्स आपकी क्या है, वो है पॉपुलेशन है। ठीक, अब मेथड ऑफ ड्राइंग सैंपल फॉर पॉपुलेशन का मतलब है कि ये जो पॉपुलेशन है यानी 9th क्लास के बच्चे कानपुर नगर में जितने सारे हैं, उसमें से हम अपना सैंपल किस टेक्निक के थ्रू निकालेंगे, यानी चयन करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमारे पास एनर्जी लिमिटेड है, हमारे पास मनी लिमिटेड है, तो तभी तो सैम्पलिंग करते हैं हम लोग कि हमारा ये सारी चीजें का अपव्यय ना हो। तो अपव्यय से बचने के लिए हम सैंपल पॉपुलेशन से ड्रॉ आउट करते हैं, चयन करते हैं। ठीक, तो मेथड ऑफ ड्राइंग सैंपल फॉर पॉपुलेशन में क्या होता है कि आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू अपना डेटा कलेक्ट करना चाहते हो। अगर जैसे स्ट्रेटा, जैसे आपने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी होगी कि जब क्या होता है आपकी पॉपुलेशन कैसी होती है, छोटे छोटे स्ट्रेटास में जो कि आपस में जो कि खुद के अंदर होमोजीनियस होते हैं लेकिन आपस में हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, जब इस तरह की पॉपुलेशन होती है तो इससे किस प्रकार से डेटा कलेक्ट करना है तब हम उसकी बात करते हैं। तो मेथड ऑफ ड्राइंग सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, मेथड्स ऑफ ड्राइंग सैंपल फॉर पॉपुलेशन में हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग पॉपुलेशन में से अपना सैंपल को निकालेंगे। जैसे अभी इसको एग्जांपल से समझ लो, जैसे हमने बात की कानपुर नगर की 9th क्लास के स्टूडेंट्स, तो अब कानपुर नगर में भी कुछ शहरी क्षेत्र है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ शहरी क्षेत्र है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र है। तो शहरी क्षेत्र में आने वाले स्कूल की लिस्ट हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल से उनकी लिस्ट प्राप्त कर लेंगे। अब स्कूल्स तो हो गए, अब स्कूल्स ग्रामीण और शहरी हुए, ग्रामीण और शहरी के अंदर भी कुछ आपके सब जो स्ट्रेटा बन सकते हैं, कैसे कि गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, एडेड स्कूल। इसी तरह ग्रामीण में भी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और एडेड स्कूल। ठीक, अब हमारे पास क्या हो गए, ये 6 स्ट्रेटम्स हो गए। इन 6 स्ट्रेटम्स से अनुपात के आधार पे, यानी ग्रामीण और शहरी में जो अनुपात है उस आधार पे हम क्या करेंगे, उनमें से रैंडमली अपना डेटा कलेक्ट
कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ ड्राइंग सैंपल फॉर पॉपुलेशन, यानी अपनी पॉपुलेशन से हम किस प्रकार से, किस तकनीकी के माध्यम से सैंपल को चयन कर रहे हैं या किस तरह से सैंपल को ड्रॉ आउट कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन से, इसका वर्णन हम इसमें करते हैं। आगे मुझे लग रहा है अब क्लियर हो गया। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं टूल्स पे। ठीक है, टूल्स में क्या होता है, इन दिस पार्ट द रिसर्चर एनालिस्ट द टूल्स विच आर टू बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा फॉर स्टडी। यानी जैसे अभी हमने बात की, हम लोग क्या करना चाह रहे थे अपने रिसर्च में, हम बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट को, उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी क्रिएटिविटी को मेजर करना चाह रहे थे और उसमें रिलेशनशिप देखना चाह रहे थे। तो इन सभी ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इनको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए। ठीक है, टूल्स का मतलब है जैसे आप लोग ने अभी पढ़ ही रहे हो, आप लोग आपने ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो, आप क्वेश्चनियर यूज करना चाहते हो, आप इसकी रेटिंग स्केल्स यूज करना चाहते हो। तो टूल्स क्या, वो माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल के इस पार्ट में, यानी टूल्स वाले पार्ट में, यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि आप अपने डिफरेंट वेरिएबल्स को किन टूल्स के माध्यम से मेजर कर रहे हो। ठीक, अगर आप जो टूल्स यूज कर रहे हो स्टैंडर्डाइज्ड है, तो वहां पर आपको उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, टूल्स को बताने के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जिसमें होता है प्रोसीजर। अभी तो हमने क्या किया कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे। अब थर्ड पॉइंट जो मेन पॉइंट आता है किसी भी रिसर्च प्रपोजल का, उसमें हम बात करते हैं कि अब हमारे पास डेटा तो आ गया है, लेकिन अब हम उसे कैसे हैंडल करना है। तो इसमें क्या लिखते हैं, इन दिस सेक्शन रिसर्चर डिस्क्राइब्स हाउ टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा। यानी जो भी उसके पास डेटा आया है उसको कैसे संगठित करना है, फिर कैसे उसका एनालिसिस करना है, और फिर उस जो हमारे पास डेटा है उसको हमने क्या किया, भली प्रकार से संगठित किया, फिर उसको एनालाइज किया, यानी उसका विश्लेषण किया, फिर उस विश्लेषण के आधार पर उस डेटा से क्या हम समझ पाए उसको इंटरप्रेट किया मतलब उस डेटा को समझा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसीजर्स फॉर ट्रीटिंग डेटा में हम लोग क्या करते हैं, इस बात का मेंशन करते हैं, इस बात के बारे में विचार करते हैं कि जो हमारे पास डेटा आया है, ठीक है, उसको हम समझने के लिए कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करेंगे। जैसे अगर अभी तो आप लोग कोर्स में नहीं है फिलहाल, नेक्स्ट ईयर जब आप लोग जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंतर्गत क्या होता है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई होती हैं उनको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा किस प्रकार का है, उसके आधार पे कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, यानी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एनोवा टेस्ट है, एनकोवा टेस्ट है। तो हमारा डेटा किस प्रकार का है उसके आधार पे हम वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक को क्या करते हैं, चूज करते हैं और उसको अप्लाई करके उसके द्वारा उसको अप्लाई करते हैं। उससे जो फिर हमारी फाइंडिंग्स आती हैं उसको समझ के हम क्या करते हैं, अपने डेटा को बताते हैं कि आखिर हमारा डेटा जो हमने कलेक्ट किया उसका मीनिंग क्या है। तो इस वाले पार्ट में प्रोसीजर्स फॉर ट्रीटिंग डेटा में हम यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करते हैं बेसिकली कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करेंगे, जैसे मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, तो वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है टाइम एंड बजट शेड्यूल। ठीक, जैसे कि हमने बात की थी कि कभी कभी क्या होता है, जो रिसर्चर होते हैं वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी को या प्राइवेट एजेंसी से फंड को प्राप्त करने के लिए अपना रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जब वो रिसर्च प्रपोजल भेजते हैं इन एजेंसीज में, तो वहां पर उनको क्या मेंशन करना पड़ता है कि आपका जो रिसर्च वर्क है वो टोटल कितने काम का है और ये सब कितने भागों में बटा है, मतलब पूरा रिसर्च वर्क आप कितने भागों में बांटे हुए हो और इस प्रत्येक भाग को आप कितने समय में कर पाओगे, और इस प्रत्येक कार्य को करने के लिए आपको कितना बजट चाहिए उसका भी मेंशनिंग यहाँ पर होता है। ठीक है, बजट में आपका क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपका टाइपिंग का पैसा, आपका प्रिंटिंग का, किसी टूल को आपको खरीदना है, उस रिसर्च रिलेटेड बुक्स खरीदनी है, तो ये सारे पैसे उसमें क्या आते हैं, बजट शेड्यूल में आ जाते हैं। आपके फील्ड तक जाने का पैसा, वो सारा पैसे की मेंशनिंग हम इसमें करते हैं। अभी हम लोग एमएड वाले में इसका नहीं करेंगे मेंशन, कि जब हम कभी किसी एजेंसी को अप्लाई करेंगे फंड्स के लिए, तब हम वहाँ पर इसको मेंशन करेंगे।
और सबसे लास्ट पार्ट है रेफरेंसेस। ठीक है, तो जब आप सभी लोग से भली भांति परिचित हो, जब हम रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की बुक्स पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हैं। तो जिन भी इन सभी माध्यमों से हमने क्या किया है, अपनी रिसर्च प्रपोजल में मदद ली है, उन सभी को क्रेडिट देने के लिए हम रेफरेंसेस में उनको क्या करते हैं, कोट करते हैं वहां पर। ठीक है, तो इस इन सब जिनसे भी हमने हेल्प ली उन सभी को मेंशन करते हैं यहाँ पर। और जैसे आप लोगों को बताया गया होगा, आप लोग रेफरेंसेस के बारे में काफी विस्तारपूर्वक पढ़ चुके हो कि हम लोग बेसिकली APA मेथड यूज करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन पब्लिकेशन मैनुअल जो है, उसने जो नियम बताए हैं उसी के आधार पर हम रेफरेंसेस लिखते हैं। थैंक यू क्लास। रिसर्च प्रपोजल का जो पूरा था टॉपिक, वो कल और आज में इस तरह से पूरा आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अब अगर आपके पास क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम प्रोसीजर फॉर ट्रीटिंग डेटा वाला फिर से स्लाइड दिखा दीजिए। एक मिनट। प्रोसीजर, ये प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन, जिसमें दो बातें होती हैं, सैम्पलिंग के बारे में बताना होता है हमको और टूल्स के बारे में। जब सैम्पलिंग के बारे में बताते हैं तो हमें पॉपुलेशन, सैंपल और पॉपुलेशन से सैंपल किस टेक्निक के थ्रू ड्रॉ आउट करना है उसके बारे में मेंशनिंग करते हैं। टूल्स वाले में हम क्या बताते हैं कि हमारे जो टूल्स, जो हमारा रिसर्च है, टॉपिक है, उसमें जो वेरिएबल्स है उनको हम किस मीडियम के थ्रू मेजर करेंगे। तो वो सारी बातें हम यहाँ पर टूल्स में लिखते हैं। किसी की और क्वेरी आप लोग फ्री हो पूछने के? तीसरे नंबर वाला पूछा, प्रोसीजर फॉर ट्रीटिंग डेटा। प्रोसीजर, अच्छा, प्रोसीजर्स फॉर ट्रीटिंग डेटा मतलब जब डेटा आपके पास आ गया है, जब आपके पास डिफरेंट स्कोर्स आ गया, आपने मैनुअल्स भरवा ली है, तो अब आप उसको कैसे क्या हैंडल करोगे। इससे मतलब है, हैंडल करने का मतलब है आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, फिर कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करोगे, यानी मीन निकालोगे, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। अभी आगे आप लोग पढ़ोगे डिफरेंट टेक्निक्स, पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करोगे या नॉन पैरामीट्रिक अप्लाई करोगे। उसके आधार पे जो उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसके आधार पे हम क्या करेंगे, अपने डेटा को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा डेटा बोलना क्या चाहता है। क्योंकि डेटा अपने आप में कुछ नहीं बोल सकता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है, उनकी फाइंडिंग्स को समझना पड़ता है, फिर अपने डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ता है। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। यस मैम। हाँ संजय बताओ। मैम ये रिसर्च डिजाइन क्या होती है, प्रपोजल है? बेटा आवाज नहीं आ रही है। हेलो आप मैम। चैट, हाँ अब आ रही है। हाँ संजय बताओ। मैम ये पूछ रहा था कि रिसर्च प्रपोजल में रिसर्च डिजाइन की क्या भूमिका होती है? रिसर्च डिजाइन की क्या भूमिका होती है बेटा, जो हमने यहाँ से मेथोडोलॉजी, जो ये पार्ट लिखा है ना हमने, रिसर्च डिजाइन बेसिकली क्या होता है कि आप लोग जैसे किस तरह से हमें डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये रिसर्च डिजाइन बेसिकली आपका ये होता है कि आप अपने रिसर्च को किस प्रकार से कंडक्ट करने वाले हो, क्या क्या तरीके होंगे। तो ये सब पूरा इसी में आ जाता है। जब आप ये सब मेंशन कर रहे हो ना यहाँ पर कि आप कौन सा वो आपका जो वो रिसर्च है वो किस प्रकार का रिसर्च है, आप कैसे अपने डेटा को कलेक्ट करोगे, कैसे डेटा को ट्रीट करोगे, तो ये सारा रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो हम लोगों ने रिसर्च डिजाइन वहाँ पे मैथड के अकॉर्डिंग पढ़ा था, वो एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि मैम रिसर्च डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में दोनों में अंतर मैम, क्योंकि रिसर्च डिजाइन का एक भाग है, टाइप्स है ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो हम लोग ने वहाँ पढ़ा था थर्ड यूनिट में। तो जैसे हम लोग जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें बेसिकली बहुत सारी डिजाइन है। ठीक है, अब आपका एक्सपेरिमेंटल जो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो वो किस प्रकार से कर रहे हो। जैसे आपने 2 ग्रुप लिए हैं या आप एक ही ग्रुप पे पहले प्री टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, फिर आप इंटरवेंशन देके फिर पोस्ट टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, तो उसके आधार पे हम मेंशन करते हैं कि हम किस रिसर्च डिजाइन को यूज कर रहे हैं।
तो जब जहाँ पर आप लिखोगे ना कि किस तरह का आप रिसर्च कर रहे हो, तो वहीं पर आप लिखोगे कि मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज कर रहा हूँ, और रिसर्च यूज मतलब रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हमारा मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसके अंतर्गत हम इस पर्टिकुलर डिजाइन को यूज कर रहे हैं, तो वो आप वहाँ पर मेंशन कर देना। ओके, तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम अब